तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चुप्पी, आखिर कब तक। सावित्री जी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी शोरगुल की आवाज़ सुनकर बाहर आई। हर बार की तरह सामने वाले घर से आवाज़ आ रही थी और कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा उनकी पड़ोसन ने एक सामान से भरा थैला गली में फेंक दिया और चारों तरफ घी, चावल, मिठाई और कपड़े फैल गए। गली में और भी महिलाएं बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी और आपस में बातें कर रही थी। सावित्री ने जल्दी से जाकर गैस बंद की और पति से कहा, मैं अभी आती हूँ। शायद आज फिर उन लोगों ने अपनी बहू की पिटाई की है। गली में औरतें इकट्ठी हो गई हैं। बाहर आकर उसने अपनी सहेली कामिनी से पूछा, आज क्या बात हो गई। कामिनी बोली, देखो तो सही कैसी निर्लज औरत है। त्योहार पर बहू का सीधा आया था और इसने उसे उठाकर गली में फेंक दिया। अरे अगर नहीं चाहिए था तो मना कर देती या फिर लौटा देती। इस तरह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं। साथ ही खड़ी उर्मिला बोली, अरे रखना नहीं था तो कम से कम किसी गरीब को दे देती, पर इस तरह गली में फेंक कर इसने अच्छा नहीं किया। ऐसा करके इसने अपनी खुद की बेइज्जती करवाई है। दो पैसे क्या आ गए, ना जाने खुद को क्या समझने लगी है। भूल गई वह दिन जब कटोरी उठाए उठाए गली में लोगों के घर से सब्जी मांगती थी। सब्जी बनाने तक की औकात नहीं थी इसकी, और अब देखो कैसा आसमान पर थूक रही है। पास ही खड़ी सुमन गुस्से में बोली, आसमान पर थूका हुआ खुद पर ही आकर गिरता है। ललिता ने बात आगे बढ़ाई। ललिता यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं में सबसे बड़ी थी। उसने आगे बढ़कर शोभा के घर की घंटी बजाई। पहली बार जब कोई जवाब नहीं आया तो लगातार वह घंटी पर घंटी बजाती रही, जिसके परिणाम स्वरूप घर से शोरगुल की आवाज़ आनी बंद हो गई। पर दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। ललिता जोर से चिल्लाई, अरे ओ शोभा, यह तूने रोज़ का क्या तमाशा लगा रखा है। क्यों उस बेचारी को मार रही है। आखिर में तमतमाती हुई शोभा ने दरवाज़ा खोला और बोली, तुम लोगों ने यहाँ मंडली क्यों बना रखी है। मेरे घर में चाहे मैं कुछ भी करूँ। तुम कौन होते हो मेरे घर में सरपंची करने वाले। ललिता गुस्से में बोली, हमें कोई शौक़ नहीं है तेरे घर में सरपंची करने का, पर तेरी हरकतों के कारण मजबूर हो गए हैं बोलने पर। तूने रोज़ रोज़ का यह क्या नाटक लगा रखा है। अगर दोबारा तेरे घर से इस तरह की आवाज़ आई तो अगली बार मैं नहीं, पुलिस तेरी घंटी बजाएगी। शोभा ने भी ललकारते हुए कहा, यह धमकी किसी और को देना। मैं तेरी गीदड़ भभकी से डरने वाली नहीं। और दोनों आपस में ही उलझ गई। मौका पाकर वहाँ उपस्थित कुछ महिलाएं शोभा के घर के अंदर पहुँच गई तो वहाँ उसकी बहू कविता को जिस हाल में देखा, कलेजा कांप उठा। क्या कोई इतना भी निर्दयी हो सकता है। जिस औरत की खुद की 4 बेटियां हैं, क्या वह अपनी इकलौती बहू पर इतना अत्याचार कर सकती है। पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कविता की हालत सब बयां कर रही थी। औरतों ने कविता को घेर लिया और बोली, बेटी, जब तक तू इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक कोई तेरी सहायता नहीं कर पाएगा। चल अभी उठ और हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। हम सब तेरे साथ हैं। हम गवाही देंगे उस अत्याचार की जो इन लोगों ने तेरे साथ किए हैं। तभी उसका पति मनोज चिल्लाता हुआ आया और बोला, निकल जाओ तुम सब मेरे घर से। यह हम
पति पत्नी का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। सावित्री बोली, नहीं बेटा, अब यह केवल पति पत्नी के बीच का मामला नहीं रहा। जब बात घर की चार दीवारी से बाहर निकल जाती है तो वह घर की नहीं रहती। अगर पति पत्नी के बीच की बात होती तो तू इसे बंद कमरे में सुलझा लेता। यूं पूरी गली मोहल्ले को इकट्ठा होने पर मजबूर नहीं करता। तुझे देखकर यकीन नहीं होता कि तेरी भी बहनें हैं। अगर पति होने के नाते तू कुछ नहीं समझ सकता तो कम से कम एक भाई की दृष्टि से देख। अगर कोई तेरी बहन पर ऐसे अत्याचार करेगा तो तेरी क्या हालत होगी। तू खुद को पढ़ा लिखा कहता है, देख तेरी पत्नी की हालत। ऐसे तो कोई जानवर के साथ भी सलूक नहीं करता। तूने पूरे मोहल्ले की शांति भंग कर रखी है। हम भी औरत हैं और इसकी सारी मजबूरी अच्छे से समझते हैं। केवल अपने बच्चों की खातिर यह तुझ जैसे जल्लाद को सहन कर रही है और तू इसकी चुप्पी का गलत फ़ायदा उठा रहा है। और कविता, बहुत हो गया। आज तो तुझे हिम्मत करनी ही होगी। एक रात हवालात में गुजारेगा तो इसकी और इसकी माँ की अकल ठिकाने आ जाएगी। पर कविता ने हाथ जोड़ते हुए सभी महिलाओं से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप सभी यहाँ मेरे लिए आई हैं, पर मेरा आपसे आग्रह है, यह हमारे घर का मामला है और हम इसे खुद सुलझा लेंगे। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब कविता ने ठान ही लिया है कि वह इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी तो भला दूसरा कोई क्या कर सकता है। भारी हृदय से सभी महिलाएं घर से बाहर आ गई। उनके लटके हुए चेहरे देखकर शोभा बहुत खुश हुई और बोली, मेरे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बहू को बहका कर हमें जेल भिजवा दोगी। जाओ जाओ, जाकर अपना घर संभालो। दूसरों के घर में आग लगाने की कोशिश छोड़ दो। कविता की ज़िंदगी ऐसी तो नहीं थी। उसकी शादी को 3 साल हो गए। उससे ज़्यादा मेहनती और शरीफ बहू किसी घर में नहीं आई। चारों तरफ कविता की बहुत तारीफ होती थी, पर जब से कविता ने जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया है उसकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। जब शोभा ने अपने बेटे की शादी की थी उस समय उसका काम ठीक ठाक था, पर कविता के आने के बाद मनोज को दुकान में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। और पैसा तो अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। जो शोभा पहले अपनी बहू के गुणगान करती नहीं थकती थी, अब उसे बहू घर में 1 मिनट को भी नहीं सुहाती। चारों तरफ चर्चा है कि वह अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहती है और अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है किसी बड़े और अच्छे घर में। उसने तो बहू के सामने भी प्रस्ताव रखा था कि वह खुशी खुशी उसके बेटे को तलाक दे दे, पर गरीब बाप की बेटी कविता यह साहस नहीं जुटा पाई तो उस पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया। कविता अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। 2 जुड़वां बेटियों को लेकर कैसे वह बाप के घर जा बैठे। ना जाने कितनी बार उसके पीहर से लोग आकर शोभा को समझा चुके हैं, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में ससुर जी हैं जिन्हें कैंसर है और वह बिस्तर पर ही रहते हैं। घर में उनकी रत्ती भर भी नहीं चलती। यह रिश्ता उसके ससुर जी ने ही किया था और जब तक घर में उनकी चलती थी कविता को कोई परेशानी नहीं हुई, पर अब घर की करता धरता शोभा जी हैं और बेटा मनोज भी माता का पक्का भगत है। उसे भी समझ नहीं आ रहा कि जो उसकी माँ चाहती है वह सरासर गलत है। उसे अपनी मासूम बच्चियों पर भी दया नहीं आती। चारों नंदों को भी भाभी की तकलीफ़ से कुछ लेना देना नहीं। वह भी माँ और भाई की हाँ में हाँ मिलाती हैं
और जब भी आती हैं कविता के लिए मुसीबत लेकर आती हैं। पिछली बार जब दोनों परिवार इकट्ठा हुए थे तब कविता के पिताजी ने उसे साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की थी, पर जब कविता ही उनके साथ नहीं जाना चाहती तो वह क्या करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।